अस्सलाम वालेकुम। हम देख रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर के सॉल्यूशंस विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिलसिले में। तो उसमें अभी इस पार्ट के अंदर हम पेपर 2019 जो दूसरा पेपर था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये कहा गया कि राइट ए VB6 प्रोग्राम that asks the user to enter the data of as many phone calls as the user wants. Each data entry of a phone call consists of call type and call duration in minutes. The call type can either be on net or off net. हमें यानी ये कहा गया कि एक प्रोग्राम लिखें जिसमें यूज़र से ना हमने फ़ोन कॉल्स की इंफॉर्मेशन लेनी है कि जितनी दफ़ा देना चाहे तो वो दे सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हर जो डेटा है ना फ़ोन कॉल का जो इंटर करेगा उसमें वो कॉल टाइप देगा और कॉल की ड्यूरेशन इंटर करेगा मिनट्स में। तो यानी आप यूँ समझें भाई यूज़र ने कुछ कॉल्स की हैं तो वो हर अपनी की गई कॉल के बारे में ना बताएगा कि उसने वो कितने मिनट वो कॉल की थी और उस कॉल की टाइप क्या थी। कॉल टाइप का मतलब ये है कि ये ऑन नेट थी या ऑफ नेट थी। तो यानी फॉर एग्जांपल यू फ़ोन से यू फ़ोन पे थी या फिर यू फ़ोन से मोबाइल लिंक पे थी या क्या थी। तो देखें टैरिफ ऑफ ऑन नेट कॉल इज़ 0.8 रुपीज़ पर मिनट एंड टैरिफ ऑफ ऑफ नेट कॉल इज़ 1.5। यानी दोनों के ना हमें रेट्स दिए गए हैं कि ऑन नेट का पर मिनट उसका रेट क्या होगा और ऑफ नेट का क्या होगा। प्रोग्राम शुड कंप्यूट द नंबर ऑफ कॉल्स, टोटल कॉलिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉल। तो आपके प्रोग्राम को जो है ना वो ये दो तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। क्या क्या? एक तो टोटल कॉल्स कितनी की गई, उसके बाद फिर कॉलिंग कॉस्ट टोटल उसने निकालनी है, फिर मोस्ट एक्सपेंसिव जो कॉल है उसमें की गई वो कौन सी थी। यानी इसमें भी वो अपने हाईएस्ट वाला मालूम करना है इसके अंदर भी ना। तो अच्छा अभी देखें वेरिएबल कौन से डिक्लेयर किए गए, डायमेंशन, कॉल ड्यूरेशन, हाईएस्ट, कॉल कॉस्ट और टोटल एज सिंगल। तो कॉल ड्यूरेशन तो कॉल वो ड्यूरेशन होगी कि कितने मिनट की गई है। हाईएस्ट फिर वो तो हम कैलकुलेट कॉस्ट वाली कॉल कौन सी थी, तो फिर कॉल कॉस्ट हम निकाल रहे हैं, तो फिर टोटल हम कैलकुलेट करवा रहे हैं। काउंट जो है CNT ये इसलिए हम रख रहे हैं वेरिएबल के टोटल नंबर ऑफ कॉल्स हमने काउंट करनी है। उसके बाद कॉल टाइप एज स्ट्रिंग, कॉल की टाइप क्या है, ऑफ नेट है या ऑन नेट, इसके लिए वेरिएबल लिया है। तो अभी यहाँ पे देखें कॉल ड्यूरेशन इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर कॉल ड्यूरेशन, देन फिर कॉल टाइप हम यूज़र से इंटर करवा रहे हैं ऑन नेट है या ऑफ नेट है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि कॉल टाइप जब अगर ऑन नेट हो तो फिर क्या होना चाहिए, कॉल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉल ड्यूरेशन इंटू 0.8। तो वो रेट ज़ाहिर है कि दोनों के डिफरेंट हैं। तो ये फार्मूला किस तरह बन रहा है, कॉल कॉस्ट किस तरह निकल रही है, जितना रेट है उसको हम मिनट्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एल सिर्फ अगर कॉल टाइप ऑफ नेट होना तो फिर उस हिसाब से रेट 1.5 हो जाएंगे पर मिनट। और अगर इनमें से ना ऑन नेट यूज़र इंटर करे ना ऑफ नेट इंटर करे तो फिर ज़ाहिर है कि वो कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी। तो उसके लिए फिर क्या होगा, उसके लिए मैसेज एक आ जाना चाहिए कि रॉन्ग कॉल टाइप है। अब यहाँ देखें यहाँ भी हमने क्या किया कि हाईएस्ट इज इक्वल टू कॉल कॉस्ट। कॉल कॉस्ट जो भी यहाँ से आएगी ना 0.8 की सूरत में या फिर 1.5 को यूज़ करते हुए, तो उस हिसाब से ना उसको वो ये हाईएस्ट सपोज कर लेगा पहले, क्योंकि हमने ना मैक्सिमम या हाईएस्ट कॉल कॉस्ट भी निकालनी है। तो तरीका यहाँ पे वही हम यूज़ कर रहे हैं कि हम पहले फर्स्ट जो भी कास्ट हमारे पास आएगी उसको हाईएस्ट सपोज कर लेंगे और फिर उसके बाद अगली कॉल्स की ना जैसे जैसे कॉल कॉस्ट निकलती जाएंगी ना तो उनको फिर हम चेक करते जाएंगे कि अगर उनमें से कोई हाईएस्ट है तो फिर वरना फिर वो पहले वाली हाईएस्ट रहेगी।
जो आम तरीक़ाकार है, एक कुछ दी गई वैल्यूज़ आपके पास हों तो उसमें से मैक्सिमम या हाईएस्ट कैसे मालूम करते हैं, ये वही तरीका यहाँ भी यूज़ किया जा रहा है। तो साथ साथ हमने ये काम भी करना है कि हमने टोटल भी कास्ट मालूम करनी थी ना, तो इसलिए हम यानी सारी जितनी कॉल्स हैं ना, सब की कास्ट कितनी आनी है, तो उसके लिए हमने ये फार्मूला फिर यूज़ किया है कि टोटल इज़ इक्वल टू टोटल प्लस कॉल कास्ट। टोटल वेरिएबल में वो कॉल कास्ट ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम चेक करा रहे हैं कि इफ़ कॉल कास्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये भी तो हो सकता है ना कि यूज़र वो मतलब वो किसी वजह से ना वो कॉल कास्ट जो है वो ज़ीरो आ जाए, वो कुछ ऐसी वैल्यूज़ दी जाएं। तो अगर वो ज़ीरो ना हो ना, तो फिर हमने ना उसको काउंट करना है, क्योंकि अगर ज़ाहिर है ज़ीरो आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो तो कॉल फिर हुई ही नहीं है, तो उसको फिर हमें काउंट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम ये लिख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर वो कॉल कास्ट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी ना, वाकई कॉल की गई है, तो फिर क्या होगा कि ऐड हो जाएगा काउंट में ना। अच्छा आगे देखें, अब ये हमने ना सारा जो प्रोसीजर है ना ये वाला, ये विदाउट लूप हमने किया था। वो वजह ये थी भाई, हम पहले ना एक कॉल कास्ट निकलवा के तो उसको हाईएस्ट सपोज करना चाहते थे। इस वजह से हमने ना लूप से पहले भी ये सारी स्टेटमेंट लिखी। उसके बाद फिर हमने ना लूप के अंदर भी ऑलमोस्ट यही प्रोसीजर किया है अगली कॉल्स के लिए। तो एक क्योंकि हाईएस्ट वो पहली कॉल के केस में तो सपोज हमने कर लिया था लूप से बाहर, तो अब अगली हम उसी तरह कॉल्स की वैल्यूज़ यूज़र से लेंगे और उसी तरह चेक करते जाएंगे और फिर हम जो है ना हाईएस्ट से कंपेयर करते जाएंगे। तो ये वाली जो लाइंस है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब ना, इसमें से कुछ लाइनें तो वही हैं जो लूप से ऊपर वाली हैं, बाहर वाली। हाँ यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखें कि यहाँ भी सेंटिनल लूप यूज़ की गई है, डू वाइल ट्रू। ये लूप यानी हमेशा चलती जा रही है, लेकिन साथ हम चेक भी करते जा रहे हैं। सेंटिनल वैल्यू के तौर पे हमने -1 रखा है, और हम यूज़र से जब कॉल ड्यूरेशन ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम चेक करा रहे हैं कि अगर -1 यूज़र देगा ना ड्यूरेशन चाहिए, तो यानी -1 हमारी सेंटिनल वैल्यू है। तो सेंटिनल लूप अगेन मैं आपको याद करवा दूं कि ऐसी लूप होती है कि जो वैसे तो इनफाइनाइट होती है, वो यानी चलती ही रहती है, लेकिन यूज़र जब उसे रुकवाना चाहे ना, किसी जगह पे स्टॉप करवाना चाहे, तो वो अपनी चॉइस से उसको रोक सकता है एक ख़ास वैल्यू दे के, और उस वैल्यू को आप क्या कहते हैं, सेंटिनल वैल्यू। अच्छा ये आगे तो उसी तरह कॉल टाइप चेक करा के तो फिर हम कॉल कास्ट निकाल रहे हैं, और उसके बाद हम फिर इसको भी चेक कर रहे हैं कि अगर यानी ऑन नेट भी यूज़र इंटर नहीं करता, ऑफ नेट भी नहीं देता, तो फिर ज़ाहिर कोई और ही वो इंटर कर देता है, तो वो एक रॉन्ग होगी, तो कॉल कास्ट ज़ीरो उस केस में आ जाएगी। तो इफ़ कॉल कास्ट देन हाईएस्ट इज इक्वल टू कॉल कास्ट। ये वही हम प्रोसीजर कर रहे हैं कि वो हाईएस्ट या मैक्सिमम निकालने वाला, कि पहला जो हाईएस्ट हमने फ़र्ज़ किया हुआ है ना पहली कॉल की कास्ट को, तो अगर वो कास्ट जो है, अगर मौजूदा आने वाली जो कॉल है ना उसकी कास्ट उस पहली कॉल की वैल्यू यानी हाईएस्ट से ग्रेटर हो जाती है, तो फिर मौजूदा जो कॉल है ना उसको एज ए, तो हाईएस्ट इज इक्वल टू कॉल कास्ट हम इस वजह से ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस कॉल कास्ट, उसी तरह हम टोटल में ऐड कर रहे हैं। इफ़ कॉल कास्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, उसी तरह हम चेक करवा रहे हैं कि कॉल कास्ट जो अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो फिर वो काउंटिंग कर दे। तो लूप से पहले और लूप के अंदर काफ़ी सारे प्रोसीजर वो सेम है, फ़र्क सिर्फ ये है कि वो लूप से पहले जो है ना फर्स्ट कॉल के लिए हम कर रहे हैं वो प्रोसीजर सारा, और फिर एक हाईएस्ट हम सपोज करवा रहे हैं, और लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि लूप के अंदर फिर हम ये कर रहे हैं कि अगली जो कॉल्स हैं ना उनका डेटा हम ले रहे हैं। तो प्रोग्राम के एंड पे ना, इस लूप के एंड पे ये उसी तरह मैसेज बॉक्स के ज़रिए हम डिस्प्ले करवा रहे हैं कॉलिंग कास्ट वगैरह, हाईएस्ट कॉल कास्ट कॉल, और
टोटल कॉल्स वगैरह। अच्छा नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 7 है कि राइट ए VB6 प्रोग्राम that compares the elements of two numeric arrays of n elements and outputs the elements appearing in both arrays। हमें ये कहा गया कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें दो अरेज दी गई हैं, दोनों अरेज में कुछ डेटा मौजूद है और आपने ये करना है कि ऐसे एलिमेंट्स को आपने प्रिंट करवाना है कि जो दोनों अरेज में मौजूद हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो अरेज हैं 5 एलिमेंट्स की, तो उनकी ये वैल्यूज़ आ रही हैं ना, तो अब इनमें 5 और 10 दोनों अरेज में मौजूद है, तो इस वजह से 5 और 10 जो है वो प्रिंट होने चाहिए। कॉमन एलिमेंट्स यानी दोनों में जो आ रहे हैं ना, कॉमन बल्कि वैल्यूज़ नॉट एलिमेंट, तो जो वैल्यूज़ दोनों अरे में मौजूद हैं वो हमने डिस्प्ले करानी है, वो कहीं भी मौजूद हैं। ये दो अरेज हमें दी गई है ना, तो अब इसमें इनको हमने चेक करना है। तो इसमें ये बात अहम है कि अब इसमें इस तरह कोई ज़रूरी नहीं है भाई, अब ये जो पहला एलिमेंट है ना इस अरे का, फर्स्ट एलिमेंट AR1, दो अरेज हमने लिए ना, एक AR1 है और दूसरी AR2 है, तो दोनों के 5-5 एलिमेंट हैं, साइज़ उनका 5-5 है। तो मैं ये कह रहा था कि कोई इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि इसका मिसाल तो पहला एलिमेंट फर्स्ट अरे का 2 है, उसकी वैल्यू 2 है, तो दूसरे की भी 2 होनी चाहिए, तो तब वो हमने आउटपुट कराना है। इस तरह ज़रूरी नहीं है, 2 जो है ना वो कहीं भी आ जाए दोनों में, तो फिर उसको हम डिस्प्ले कराएंगे। अब यहाँ पे देखें ना, जैसे अब 10 है ना, तो 10 यहाँ पे ना 4th पोजीशन पे आ रहा है, अरे 1 जो है उसके 4th एलिमेंट में 10 आ रहा है, तो इधर जो 10 आ रहा है वो किस एलिमेंट में आ रहा है, 3rd एलिमेंट में आ रहा है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई उधर जो है वो 4th एलिमेंट में आया तो इधर भी 4th में ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसका तरीका हमने क्या यूज़ किया है, हम इसमें मेथड ये यूज़ कर रहे हैं कि एक अरे फर्स्ट अरे के एक एलिमेंट को लेंगे ना, तो उस एलिमेंट को ना हम फिर दूसरी अरे के सारे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, तो अगर वो कहीं मैच हो रहा है किसी से तो फिर उसको हम प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे आप देखें कि फॉर की लूप है, फॉर i = 0 to 4, फर्स्ट अरे के लिए AR1 के लिए, फॉर j = 0 to 4, सेकेंड अरे AR2 के लिए, AR2 के लिए। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखें फॉर if AR1 of i is equal to AR2 of j, देन कि अगर AR1 जो पहली अरे है ना उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जो दूसरी हमारी अरे है AR2 of j के बराबर होता है तो फिर प्रिंट हो जाए, प्रिंट है। तो अगर होगा तो वो मैच हो जाएगा तो फिर ठीक है, फिर तो प्रिंट कर देगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं करेगा, वो प्रिंट इफ के बाद आ जाएगा। और नेक्स्ट से ये वाला जो नेक्स्ट है ना, इससे वापस इस अंदर वाले फार पे आ जाएगा। अब जे की वैल्यू वो बढ़ा देगा और जे की वैल्यू जो है ना वो, तो यानी जो सेकंड अरे है ना हमारी, ये जो AR2 है, अब उसके सेकंड एलिमेंट को उसने चेक करना है पहली अरे के पहले एलिमेंट के साथ। याद रखें फर्स्ट जो अरे है ना उसका जो पहला एलिमेंट है उसने सेकंड अरे के हर एलिमेंट के साथ चेक होना है, सेकंड अरे ये है ना हर एलिमेंट के साथ। तो यानी उसमें से ना हम यूं कर रहे हैं ना कि इसको ले रहे हैं ना, इसको AR0 को जो 2 के बराबर है, तो हम क्या कर रहे हैं कि बारी बारी ना उस 2 सारे एलिमेंट की वैल्यूज़ के साथ मैच कर रहे हैं। तो यानी बाहर वाली जो लूप है ना उसकी मदद से ये पहला हमने लिया और फिर अंदर वाले जो फार है ये जे वाला, उसकी मदद से हम इस सारों को ना बारी बारी उस पहले के साथ मैच करवा रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई भी उस पहले के साथ मैच कर गया ना तो उसको प्रिंट करा देंगे। तो
जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, ये मैचिंग पहले के साथ, फिर हम क्या करेंगे कि उसका दूसरा ले लेंगे। उसका दूसरा लेके तो फिर अंदर वाली लूप को हम चलवाएंगे 5 दफ़ा, और हर एलिमेंट को उसके दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे जी। इसी तरह फिर उसका तीसरा ले लेंगे और इसके हर एलिमेंट को उसको उसके तीसरे के साथ, थर्ड के साथ कंपेयर करवाएंगे। तो आउटर लूप जो है ना, वो बायर जो पहली जो अरे है ना, उसके एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए है, और अंदर वाली जो लूप है जे वाली, ये जो दूसरी हमारी अरे है उसके हर एलिमेंट के साथ बारी बारी कंपेयर कराने के लिए। तो इस तरीके से जो जो मैच होते जाएंगे ना, उनको फिर हम प्रिंट करा देंगे। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 8। राइट VB6 प्रोग्राम दैट राइट्स ए नंबर x एंड देन n नंबर्स एज इनपुट। इंटर करें, एक तो नंबर एक इंटर करना है, और उसके बाद कुछ और नंबर्स ना, एक पहले x की वैल्यू हमने लेनी है और फिर कुछ और नंबर्स हमने लेने हैं यूज़र से। तो प्रोग्राम आपको क्या करना चाहिए, प्रोग्राम शुड काउंट द नंबर्स ग्रेटर देन, लेसर देन एंड इक्वल टू द नंबर x। तो आपके प्रोग्राम को ये चेक करना चाहिए भाई, वो जो नंबर x है, तो बाकी जो हमने नंबर इंटर किए हैं, तो उनमें से जो है ना, वो कितने नंबर वो x से छोटे हैं, कितने उससे बड़े हैं, और कितने उसके इक्वल हैं। मिसाल तो अभी यहाँ पे देखें ना, सैम्पल रन है कि इनपुट मिसाल तो अभी 19 हमने दिया है ना x की वैल्यू, तो n10 हमने दिया है कि हम 10 नंबर इंटर करेंगे। तो अब उन 10 में से ना, उन 10 के 10 नंबर्स को इसने x की वैल्यू के साथ कंपेयर करना है कि उनमें से कितने जो हैं वो x से बड़े हैं, कितने x से छोटे। तो मिसाल के तौर पे ना, अब 10 नंबर फॉर एग्जांपल ये हमने इंटर किया ना, तो इसमें से अब देखें अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है कि काउंट ऑफ नंबर ग्रेटर देन 19 3 है। आप गौर करें, 19 अगर हमने दिया ना x, तो इससे जो बड़े हैं वो 3 है, 32 है, ये तो -32 है ना, हाँ 90 है, 34 है और 22। इसी तरह लेस देन 19 कितने हैं, वो 5 हैं। फिर इसी तरह इक्वल कितने हैं, 2 दफ़ा 19 इसमें आ रहा है, तो वो 19 है। तो ये यूज़र अपनी मर्ज़ी से देगा n की वैल्यू, कि ये मतलब इस केस में 10 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये 7 के साथ भी हो सकता है, 12 के साथ भी हो सकता है, वो अपनी चॉइस से देगा। और किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो भी अपनी चॉइस से देगा। अब यहाँ पे देखें डायमेंशन x, n, c and t और y एज इंटीजर। तो x जो है ना, ये तो वो नंबर है, और n बाकी उसके अलावा जितने हम नंबर दे रहे हैं वो उनकी तादाद n में हम स्टोर करवा रहे हैं, यूज़र से इनपुट बॉक्स की मदद से ले रहे हैं। अभी यहाँ पे देखें फॉर CNT इज इक्वल टू 1 to n। यूज़र ने अब 7 नंबर के साथ अगर कंपेयर कराना है ना, तो मिसाल तौर पे वो 7 देगा n के लिए। तो फॉर CNT इज इक्वल टू 1 to 7, यानी 7 टाइम फिर ये लूप चलेगी। इनपुट बॉक्स इंटर नेक्स्ट नंबर टू कंपेयर विद x। अब y के अंदर जो है ना, हम क्या कर रहे हैं, 7 नंबर हमने देने थे ना, तो हर नया नंबर जो हम दे रहे हैं ना कंपेयर करने के लिए, वो y में हम ले रहे हैं। तो बारी बारी फिर हम क्या कर रहे हैं कि y इज़ ग्रेटर देन x, उस y को फिर हम चेक करवा रहे हैं x के साथ, कि अगर y ग्रेटर देन x होता है ना, तो ग्रेटर इज इक्वल टू ग्रेटर प्लस 1। ये 3 हमने वेरिएबल लिए हैं, ग्रेटर, लेसर और इक्वल। हमारा मकसद क्या है कि 3 किस्म की काउंटिंग हमने करनी है ना। जो नंबर ग्रेटर होंगे उस x से, उनको हमने वेरिएबल ग्रेटर के अंदर ऐड कराते जाने हैं उनकी तादाद को, और जो उससे कम होंगे तो लेसर वेरिएबल के अंदर हमने कराता जाना है, और जो इक्वल होंगे ना वो इक्वल के अंदर हमने उसकी काउंटिंग को ऐड कराना है। तो 3 तरह की काउंटिंग हमने करनी थी ना, या तो ऐसे नंबर गिनने थे, हमने काउंट करने थे जो उस नंबर x से बड़े होंगे,
या फिर हम जो उससे छोटे होंगे उनको हमने काउंट करना था, और या फिर उसके जो इक्वल होंगे उनको काउंट करना। वेरिएबल लिए हैं ये ऊपर आप देख लें, डायमेंशन ग्रेटर लेसर इक्वल एज इंटीजर। तो ये वाली जो इफ स्टेटमेंट है ना, एक्सटेंडेड इफ यहाँ भी लगी हुई है, तो यानी बाहर तो वो फार की लूप चल रही है ना, क्योंकि कोई से साथ हम दे रहे हैं। तो अंदर जो है ना फिर एक्सटेंडेड इफ की मदद से हम इन तीनों को की काउंटिंग को हम कैलकुलेट करवा रहे हैं, यानी ग्रेटर लेसर और इक्वल वगैरह। और उसके बाद फिर जब ये 7 टाइम लूप चल जाएगी तो उसके बाद एंड होगी, तो फिर तीनों की काउंटिंग जो है ना वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं।